वॉइस और बोर्ड क्लियर है? प्लीज कंफर्म कीजिए। रीबा, आप कल क्लास में नहीं थी? क्लास क्यों नहीं ज्वाइन किया था कल? हाँ, वो मेरी फूफी के हस्बैंड की डेथ हो गई थी। वो अल्लाह ताला उनकी मगफिरत करे। चलो कोई बात नहीं। हमने कल क्या पढ़ा था? कि सल्तनत के बारे में हमने कल पढ़ा था? जो कल क्लास में थे वो बताइए। हाँ, बहमनी सल्तनत के बारे में जो है हमने कल पढ़ा था। और मुझे बताइए, बहमनी सल्तनत का कयाम कब अमल में आया था? बहमनी सल्तनत जो है उसका कयाम कब अमल में आया था? हाँ, 1347 ईस्वी में। और इस दौर के अंदर जो है कौन कौन से शोरा मौजूद थे, उनका नाम मुझे बताइए। शोरा का नाम मुझे बताइए जो इस सल्तनत में थे। हाँ, जो बहमनी दौर की सल्तनत के अंदर जो शोरा थे उनका नाम बताइए। सब लोग जवाब देंगे। ख्वाजा बंदा नवाज, येसु दराज, फखरुद्दीन निजामी, हाँ, मीराजी शमशुल उशाक, अशरफ बयाबानी। शाबाश, सभी लोग जवाब दीजिए। हाँ, तो ये सभी जो है, इसके अलावा मैंने बोला था 2-3 नाम मैंने और बोले थे जो बहमनी दौर के दीगर शुरा में आते हैं। उनका नाम भी मैंने बोला था, वो बताइए। हाँ, ये 5 तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये 4 अशरफ बयाबानी, ख्वाजा बंदा नवाज, गेसु दराज, फखरुद्दीन निज़ामी, मीराजी शमशुल उशाक, ये चारों क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा कुतुबुद्दीन फ़ैरोज़, जिनकी तसनीफ़ का नाम है फ़रतनामा। इसके अलावा लुत्फ़ी है, मुश्ताक, शाबाश। ये सभी जो है किस दौर के अंदर आते हैं? तो बहमनी सल्तनत के अंदर या बहमनी दौर के अंदर जो ये सारे शोरा मौजूद है। तो आज हमें पढ़ना है आदिल शाही दौर के बारे में। आदिल शाही दौर में उर्दू। और इससे पहले मुझे बताइए, हमने कल पढ़ा था, मुझे बताइए अशरफ बयाबानी की मसनवी का नाम मुझे बताइए। अशरफ बयाबानी की जो मसनवी है, की आयत में है, वो नाम बताइए। जो है जो कि मसनवी की आयत में लिखी गई है, उसका नाम बताइए। हाँ, नौसरेहार। सभी लोग जवाब देंगे।
सभी लोग कंफर्म की वॉइस क्लियर है? हाँ, तो मैंने क्या पूछा था आपसे, जो मिराज-ई शम्सुल उशाक है, उनकी तवील नज़्म का नाम बताइए। शम्सुल उशाक की तवील नज़्म का नाम क्या है? हाँ, शाबाश। हाँ, शहादतुल तहकीक। ये जो है मिराज-ई की एक तवील नज़्म है, जिसमें कितने अशआर पर मुश्तमिल है? कितने अशआर पर ये नज़्म जो है मुश्तमिल है? हाँ, 23 नहीं तो, वो तो इनकी मुख्तसर नज़्म जो है, जो कि 23 अशआर पर मुश्तमिल है। सोफिया, मैंने पूछा इनकी तवील नज़्म जो है कितने अशआर पर मुश्तमिल है? मैंने नहीं पूछा मुख्तसर नज़्म कितने अशआर पर मुश्तमिल है। ये मुख्तसर नज़्म है, जो 8 अबवाब और 23 अशआर पर मुश्तमिल है। मग़ज़ मरगूब, ठीक है? मुझे बताइए कदमरा जो है, किसकी मसनवी का नाम है? कदमराव। सब लोग जवाब देंगे। फ़खरुद्दीन निज़ामी की ये मसनवी है कदमराव। और इसके अलावा मुझे बताइए, जो ख्वाजा बंदर नवाज़ गीसो दराज है, इनकी नज़्म का मुझे नाम बताइए। ख्वाजा बंदर नवाज़ गीसो दराज, इनकी नज़्म का मुझे नाम बताइए। सब लोग जवाब देंगे। हाँ, हिदायतनामा भी इनकी तसनीफ़ है, लेकिन नज़्म जो है, वो है चक्कीनामा। हाँ, चक्कीनामा, ठीक है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा क्लास है, वो है आदिल शाही दौर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आदिल शाही दौर में उर्दू। ये थोड़ा बड़ा दौर है, इसको हमें 2 दिन लगेंगे पढ़ने। क्लास में हमने बहमनी दौर एक ही क्लास में कवर किया था, लेकिन आदिल शाही दौर जो है कल, उसके बाद क्लास में हम कवर कर लेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आदिल शाही दौर में उर्दू। अगर हम सबसे पहले देखेंगे, सलातीन यूसुफ शाह आदिल 1490 ईस्वी में बेजापुर शाही सल्तनत है, इसकी बुनियाद कब रखी गई? सल्तनत जो है, शाही सल्तनत जो है, इसकी बुनियाद कब रखी गई थी और कब? इसकी बुनियाद जो है 1490 ईस्वी में, कहाँ पर? बेजापुर में, ठीक है? हाँ, तो आदिल शाही सल्तनत की बुनियाद जो है कब रखी गई थी? तो 1490 ईस्वी में, कहाँ पर? तो बेजापुर में। अब बताइए, वॉइस क्लियर है? सभी को मेरी वॉइस आ रही है? हाँ, तो चलिए, आदिल शाही दौर जो है, आदिल शाही सल्तनत जो है, इसको कब जो है, इसका कयाम कब अमल में आया? तो 1490 ईस्वी में जो है इसका कयाम अमल में आया। कहाँ पर? बेजापुर में। ये आप याद रखेंगे। सबसे पहले हमने बहमनी दौर के बारे में पढ़ा था, जिसका कयाम कब अमल में आया था, तो आप सभी लोगों ने भी बताया। तो अगर हम इसी तरह आदिल शाही सल्तनत की बात करेंगे, इसका कयाम जो है 1490 ईस्वी में बेजापुर में इसकी बुनियाद रखी गई थी। यहाँ तक सभी को क्लियर है? बहमनी दौर की अगर हम बात करेंगे, 1300, हाँ, बहमनी दौर की अगर हम बात करेंगे 1347 में जो है इसकी बुनियाद रखी गई। और 1490 ईस्वी में जो है आदिल शाही सल्तनत या आदिल शाही दौर की जो है बुनियाद रखी गई। हाँ, तो इसके बाद अगर हम देखेंगे,
शहजादा यूसुफ का खिताब मलिकुल शर्क और आदिल खान था। ये आप याद रखेंगे। शहजादा यूसुफ का खिताब, ये वाला थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आदिल शाही दौर, ये थोड़ा लंबा भी है, तवील भी है। इसको मैंने पहले ही बोला है 2 दिन लगेंगे पढ़ने में। अब आपको ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। इसको हमें आगे भी पढ़ना है। जब हम मसनवी को पढ़ेंगे वहां पर भी हम इन तीनों जो है सल्तनत को पढ़ेंगे। शहजादा यूसुफ का खिताब मलकुल शर्क और आदिल खान था। और क्या था? आदिल खान था। मैं फिर से रिपीट करूंगी। आदिल शाही सल्तनत जो है, इसको इसकी बुनियाद कब रखी गई थी? तो 1490 ईस्वी में बेजापुर में। और अगर हम बात करेंगे शहजादा यूसुफ का खिताब मलिकुल शर्क और आदिल खान था। इसके बाद लिख लीजिए, आदिल शाही सल्तनत जो है तकरीबन 200 बरस तक कायम रही। और मुझे इसी के साथ बताइए, बहमनी सल्तनत जो है कितने बरस तक कायम रही? शाबाश। हाँ, जैसे कि आदिल शाही सल्तनत जो है ये भी तकरीबन 200 बरस तक कायम रही। और बहमनी दौर भी जो है तकरीबन 200 बरस तक कायम रही। दोनों सल्तनतें जो है 200 बरस तक कायम रही। लिख लीजिए, आदिल शाही सल्तनत जो है तकरीबन 200 बरस तक कायम रही और इस दरमियान 9 बादशाहों ने हुकूमत की। वहां पर कितने बादशाहों ने हुकूमत की थी बहमनी सल्तनत के अंदर? शाबाश, शाबाश, जल्दी से सब लोग जवाब देंगे जो कल क्लास में थे। हाँ, वहां पर जो है 18 बादशाहों ने हुकूमत की थी बहमनी दौर के अंदर। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे आदिल शाही सल्तनत के अंदर जो है, यहाँ पर 200 बरस तक की सल्तनत जो है कायम रही थी। और इस दरमियान जो है 9 बादशाहों ने हुकूमत की थी। वहां पर 18 ने और यहाँ पर 9 ने। याद रखेंगे आप? सभी को याद है? हाँ, 9 + 9 18। वहां पर 18 बादशाहों ने हुकूमत की थी, यहाँ पर 9 बादशाहों ने हुकूमत की थी। इसके बाद लिख लीजिए, आदिल शाही हुकूमत का खात्मा कब हुआ था और किसके हाथों हुआ था? ये बताइए, किसी को पता है? आदिल शाही हुकूमत जो है इसका खात्मा कब हुआ था और किसके हाथों हुआ था? हाँ, लिख लीजिए, आदिल शाही हुकूमत का खात्मा 1668 ईस्वी में। कब? 1668 ईस्वी में। किसके हाथों हुआ था? औरंगजेब के हाथों हुआ था। औरंगजेब। ये सभी चीजें आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आदिल शाही हुकूमत का खात्मा जो है 1668 ईस्वी में औरंगजेब के हाथों हुआ था। और इस सल्तनत की अगर हम बात करेंगे, इसकी बुनियाद कब रखी गई थी? तो 1490 ईस्वी में। और 1668 ईस्वी में औरंगजेब के हाथों जो है इस हुकूमत का खात्मा हुआ था। सभी को क्लियर है? हाँ, किसी को अगर कहीं पे लिखना बाकी है तो बताइए, मैं रिपीट करती हूँ फिर। रिपीट करना है? सभी ने लिख लिया? हाँ, तो चलिए, आदिल शाही हुकूमत का खात्मा 1668 ईस्वी में औरंगजेब के हाथों हुआ था। और इसके बाद लिख लीजिए, यूसुफ आदिल यूसुफ आदिल जो है 1490 ईस्वी से लेकर 1518 ईस्वी को बचपन से शेर व शायरी का शौक था। ये यूसुफ आदिल जो है, इनको 1490 से 1518 को, लिख लीजिए, यूसुफ आदिल जो है, यूसुफ आदिल 1490 से लेकर 1518, 1490 से 1518 को बचपन से शेर व शायरी का शौक था। वो खुद शायरी क्या करते थे? फारसी में शेर कहता था। कौन? यूसुफ आदिल। यूसुफ आदिल जो है 1490 ईस्वी से लेकर
1518 ईस्वी को बचपन से शेर व शायरी का इनको शौक था यूसुफ आदिल को। वो खुद फारसी में शेर कहता था, यानी कि आदिल शाह जो है, यूसुफ आदिल जो है, खुद फारसी में शेर कहता था। और यूसुफ आदिल शाह का बेटा और आदिल जो है 1518 से लेकर 1534 ईस्वी शाही सल्तनत का दूसरा फरमारवा था, जिनका क्या नाम था? इस्माइल आदिल शाह था, जो फारसी में अच्छे शेर कहता था और वफाई ताल जो है तखल्लुस करता था। फिर से मैं एक बार रिपीट करती हूँ। हम जो है आदिल शाही दौर की बात कर रहे हैं, आदिल शाही सल्तनत की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करेंगे यूसुफ आदिल की, तो 1490 में जो है इस सल्तनत की बुनियाद रखी गई थी। 1490 से लेकर 1518 तक जो है यूसुफ आदिल को बचपन से शेर व शायरी का शौक था। वो खुद, यानी कि यूसुफ आदिल खुद फारसी में शेर कहता था। और इसके बाद आप लिख लेंगे यूसुफ आदिल शाह का बेटा, जिनका नाम क्या था? आदिल था, सॉरी, यूसुफ आदिल शाह का बेटा और आदिल जो है 1518 से लेकर, हाँ, 1534 ईस्वी में शाही सल्तनत का दूसरा फरमान रवा था, जिनका क्या नाम था? इस्माइल आदिल शाह, जो फारसी में अच्छे शायर कहता था और तखल्लुस क्या करता था? वफाई। यहाँ तक सभी को क्लियर है? मुझे बताइए। यूसुफ आदिल शाह का बेटा और आदिल 1518 से लेकर, एक सेकंड लिख लीजिए, 1518 से लेकर 1534 शाही सल्तनत का दूसरा फरमारवा था। कौन? इस्माइल आदिल शाह। पहला कौन था? यूसुफ आदिल था। उसके बाद यूसुफ आदिल शाह का बेटा और आदिल जो है शाही सल्तनत का दूसरा फरमारवा इस्माइल आदिल शाह था, जो फारसी में अच्छे शेर कहता था और तखल्लुस क्या करता था? वफाई। यूसुफ आदिल की अगर बात करेंगे, इनको भी जो है बचपन से शेर व शायरी का शौक था। खुद जो है फारसी में शेर कहता था यूसुफ आदिल। और अगर यूसुफ आदिल शाह का बेटा और आदिल को लेंगे, 1518 से लेकर, हाँ, 1500 1518 से लेकर 1534 तक शाही सल्तनत का जो दूसरा फरमा रवा इस्माइल आदिल शाह था, वो भी फारसी में शेर कहता था और तखल्लुस क्या करता था? वफाई। अब क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? हाँ, इसके बाद लिख लीजिए, आदिल शाही सल्तनत का छठा बादशाह कौन था? इब्राहिम आदिल शाह सानी, मारूफ ब जगत गुरु। इब्राहिम आदिल शाह सानी जो है, इनको किस नाम से जाना जाता है? तो जगत गुरु के नाम से जो है, उर्फ आम में जो है इनको जगत गुरु के नाम से ये मशहूर है, इब्राहिम आदिल शाह सानी। आप लिखेंगे आदिल शाही सल्तनत का छठा बादशाह जो था, कौन था? इब्राहिम आदिल शाह सानी था। इनको जो है जगत गुरु के नाम से ये मशहूर था। इब्राहिम आदिल शाह सानी किस नाम से मशहूर था? जगत गुरु के नाम से। ये छठा क्या था? आदिल शाही सल्तनत का छठा बादशाह था इब्राहिम आदिल शाह, जिसको अगर हम देखेंगे जगत गुरु के नाम से जो है ये बहुत मशहूर था, जगत गुरु। आदिल शाही सल्तनत का छठा बादशाह इब्राहिम आदिल शाह सानी, सानिउल मारूफ व जगत गुरु का दौरे हुकूमत इल्म व अदब और मौसीकी की तरक्की के लिए खास अहमियत रखता था। जो इनका दौर था, आदिल शाही सल्तनत का जो छठा बादशाह था इब्राहिम आदिल शाह सानी, और इसका जो दौरे हुकूमत जो इसका दौर था, इल्म व अदब और मौसीकी की तरक्की के लिए क्या था? खास अहमियत रखता था। ये छठा बादशाह था आदिल शाही सल्तनत का, इब्राहिम आदिल शाह सानी। और इनका जो ये किस नाम से मशहूर थे? तो जगत गुरु के नाम से मशहूर थे, इब्राहिम आदिल शाह सानी। यहाँ तक सभी को क्लियर है? आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जगत गुरु के नाम से जो है कौन मशहूर है? वो कौन से बादशाह है जो जगत गुरु के नाम से मशहूर है?
आप लिख लेंगे इब्राहिम आदिल शाह सानी। यहाँ तक सभी को क्लियर है? ये भी आप याद रखेंगे, छठा बादशाह था आदिल शाही सल्तनत का। हाँ, इसके बाद लिख लीजिए इब्राहिम आदिल शाह अव्वल 1538 से लेकर 1538 से लेकर अगर हम देखेंगे 1538 से लेकर 1557 तक इब्राहिम आदिल शाह अव्वल, अव्वल की मैं बात कर रही हूँ, आप नीचे लिखेंगे इब्राहिम आदिल शाह अव्वल। उसके बाद लिख लेंगे 1538 से लेकर 1557 तक आदिल शाही सल्तनत का तीसरा फर्मा रवां है। आदिल शाही सल्तनत का तीसरा फर्मा रवां है कौन? इब्राहिम आदिल शाह अव्वल। इसके बाद बहमनी दौर जो है हुकूमत में शाही दफ्तर हिंदवी जुबान में कर दिए गए थे। बहमनी दौर हुकूमत में शाही दफ्तर हिंदवी जुबान में कर दिए गए थे। किस दौर में? बहमनी दौर हुकूमत में शाही दफ्तर हिंदवी जुबान में कर दिए गए थे। आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है हर एक जो सल्तनत है, इन सल्तनतों का जो है कयाम कब अमल में आया, इनमें जो है कौन कौन से शोरा जो है मौजूद है, किस सल्तनत में कौन से शोरा थे, और उनकी जो है तसनीफात ये आपको याद रखनी है। और यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला जगत गुरु के नाम से कौन मशहूर है, तो आदिल शाह, इब्राहिम आदिल शाह जो है जगत गुरु के नाम से मशहूर है। और आपको याद होना चाहिए इसके अंदर जो है कौन कौन आता है। इब्राहिम आदिल शाह आते हैं, आदिल जैसे कि यूसुफ आदिल आते हैं। इसी तरह आपको याद रखना है इस दौर के अंदर कौन कौन आता है। इब्राहिम आदिल शाह अव्वल जो है 1538 से लेकर 1557 तक आदिल शाही सल्तनत का तीसरा फरमारवां है। इसके बाद बहमनी दौर हुकूमत में शाही दफ्तर हिंदवी जुबान में कर दिए गए थे। किस जुबान में? हिंदवी जुबान में। आप मुझे बताइए यहाँ तक सभी को क्लियर है? हाँ, तो इसके बाद अगर हम देखेंगे नीचे लिख लीजिए यूसुफ आदिल शाह ने अपने जमाने में हिंदवी को हटाकर फारसी में शाही दफ्तर दिया था। बहमनी दौर हुकूमत में शाही दफ्तर हिंदवी जुबान में कर दिए गए थे और यूसुफ आदिल शाह ने अपने जमाने में क्या किया था? हिंदवी को हटाकर फारसी में शाही दफ्तर दिया था। पहले क्या किया गया था? शाही दफ्तर हिंदवी जुबान में कर दिए गए थे। बाद में यूसुफ आदिल शाह ने अपने जमाने में, जब इनका जमाना आया, इन्होंने हिंदवी को हटाकर फारसी में शाही दफ्तर दिया था। अली आदिल शाह यूसुफ आदिल शाह ने यूसुफ आदिल शाह ने अपने जमाने में हिंदवी को हटाकर फारसी में शाही दफ्तर दिया था। इसके बाद देख लीजिए इब्राहिम आदिल शाह अव्वल ने अपने जमाने में फिर से शाही दफ्तरों को उर्दू में कर दिया था। जब इब्राहिम आदिल शाह का दौर आया, इन्होंने क्या किया था? जब इब्राहिम आदिल शाह अव्वल जो है इनका दौर आया था, इन्होंने अपने जमाने में फिर से शाही दफ्तरों को उर्दू में कर दिया था जब इनका जमाना आया। यहाँ तक सभी को क्लियर है? लिख लिया सभी ने? हाँ, तो इसके बाद अगर हम देखेंगे नीचे लिख लीजिए अली आदिल शाह अव्वल जो है 1557 से लेकर 1580 ईस्वी तक इन्होंने अपने जमाने में फारसी को फिर से दफ्तरी जुबान बना दिया था। अली आदिल शाह अव्वल ने। पहले हमने यूसुफ आदिल की बात की है। जो यूसुफ आदिल शाह है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अपने जमाने में हिंदवी को हटाकर फारसी में शाही दफ्तर दिया था। उसके बाद जो इब्राहिम आदिल शाह अव्वल इनका दौर आया, तो इन्होंने अपने जमाने में फिर से शाही दफ्तर को उर्दू में कर दिया था। और बाद में जब अली आदिल शाह अव्वल का जमाना आया 1557 से लेकर 1580 ईस्वी तक, इन्होंने अपने जमाने में फारसी को फिर से दफ्तरी जुबान बना दिया था। यहाँ तक सभी को क्लियर है?
यहाँ तक सभी क्लियर है? सभी ने लिख लिया? हाँ, इसके बाद लिख लीजिए, इब्राहिम आदिल शाह सानी मारूफ ब जगत गुरु, इन्होंने अपने जमाने में उर्दू को दोबारा राइज किया था और इसके बाद आदिल शाही हुकूमत के जवाल तक उर्दू जुबान ही हुकूमत के दफ्तरों की जुबान रही थी। इब्राहिम आदिल शाह सानिउल मारूफ बजगत गुरु, इन्होंने अपने जमाने में उर्दू को दोबारा राइज किया था। किन्होंने? इब्राहिम आदिल शाह सानी ने। जो है इब्राहिम आदिल शाह सानी जो है किस नाम से मशहूर है? तो जगत गुरु के नाम से मशहूर है। इन्होंने ही अपने जमाने में उर्दू को दोबारा राइज किया था और इसके बाद आदिल शाही हुकूमत के जवाल तक उर्दू जुबान ही हुकूमत के दफ्तरों की जुबान रही थी। इब्राहिम आदिल शाह सानिउल मारूफ बजगत गुरु ने अपने ज़माने में उर्दू को दोबारा राइज किया था और इसके बाद आदिल शाही हुकूमत के ज़वाल तक उर्दू ज़ुबान ही हुकूमत के दफ्तरों की ज़ुबान रही थी। इसके बाद लिख लीजिए, इब्राहिम आदिल शाह सानिउल मारूफ बजगत गुरु बेजापुर का पहला हुक्मरान है। बेजापुर का पहला हुक्मरान कौन है? इब्राहिम आदिल शाह सानी, जो जगत गुरु के नाम से मशहूर है, जिसने दक्कनी को इजहार ख्याल का जरिया बनाया। इब्राहिम आदिल शाह सानी जो है, जिनको जगत गुरु के नाम से भी जानते हैं, ये बेजापुर का पहला हुक्मरान है जिसने दक्कनी को इजहार ख्याल का जरिया बनाया। किसको? दक्कनी को। सभी ने लिख लिया है? मैं फिर से रिपीट करूं? सबको क्लियर है? हाँ, लिख लीजिए, इब्राहिम आदिल शाह सानी जो है, जो जगत गुरु के नाम से मशहूर है, इन्होंने अपने जमाने में उर्दू को दोबारा राइज किया था और इसके बाद आदिल शाही हुकूमत के जवाल तक उर्दू जुबान ही हुकूमत के दफ्तरों की जुबान रही थी। अब क्लियर है या मैं फिर से बताऊं? शाबाश। किसी को लिखना बाकी है? हाँ, तो चलिए, तो इसके बाद अगर हम देखेंगे, इब्राहिम आदिल शाह सानी जो है मुगलिया शहनशाह अकबर और गोलकुंडा के कुतुब शाही फरमा रवा मोहम्मद कुली कुतुब शाह का हम असर था। कौन? इब्राहिम आदिल शाह सानी मुगलिया शहनशाह अकबर और गोलकुंडा के कुतुब शाही फरमा रवा मोहम्मद कुली कुतुब शाह का हम असर था। एक ही जमाने के क्या थे? दोनों थे, इसीलिए इसको हम असर कहते हैं। इब्राहिम आदिल शाह सानी मुगलिया शहनशाह अकबर और गोलकुंडा के कुतुब शाही फरमारवा मोहम्मद कुली कुतुब शाह का हम असर था। कौन सा वाला पॉइंट बताना है? इब्राहिम आदिल शाह सानी मुगलिया शहनशाह अकबर और गोलकुंडा के कुतुब शाही फरमारवा मोहम्मद कुली कुतुब शाह का हम असर था। इसके अलावा कुछ बताना है? इसके ऊपर जो हमने लिखा था, इब्राहिम आदिल शाह सानी जो जगत गुरु के नाम से मशहूर है, बेजापुर का पहला हुक्मरान है जिसने दक्कनी को इजहार ख्याल का जरिया बनाया था। इसके बाद हमने देखा इब्राहिम आदिल शाह सानी जो कि मुगलिया शहनशाह अकबर और गोलकुंडा के कुतुब शाही फरमा रवा मोहम्मद कुली कुतुब शाह का हम असर था। इब्राहिम आदिल शाह सानी जो है किनके हम असर थे? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह के। इसके बाद लिख लीजिए, इब्राहिम आदिल शाह सानी जो है मौसीकी में महारत की वजह से उर्फ आम में जगत गुरु के नाम से मशहूर हुआ था। अब बताइए मुझे, इब्राहिम आदिल शाह सानी जो है ये किस नाम, अगर हम देखेंगे, जगत गुरु के नाम से मशहूर हुए थे और क्यों हुए थे? इब्राहिम आदिल शाह सानी जगत गुरु के नाम से मशहूर हुआ था और क्यों हुआ था? मौसीकी में महारत होने की वजह से इनको उर्फ आम में जगत गुरु के नाम से जाना जाता है। ये मशहूर है, मौसीकी में महारत रखते थे। मौसीकी हम किसको बोलते हैं? शाबाश, मुझे बताइए, मौसीकी क्या माने हैं इसके? शाबाश।
हाँ, म्यूज़िक, शाबाश। और म्यूज़िक की में महारत रखने की वजह से इब्राहिम आदिल शाह सानी जो है इनको जगत गुरु के नाम से ये मशहूर हुआ था। इसके बाद लिख लीजिए, जगत गुरु की तसनीफ़ का जो नाम है वो क्या है? नूरस है। आप याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। जगत गुरु यानी कि इब्राहिम आदिल शाह सानी की जो तसनीफ़ का नाम है, नूरस है। कब लिखी गई है? 1597 ईस्वी में। नूरस 1900 सॉरी 1500। जगत गुरु की तसनीफ़ जो है या इब्राहिम आदिल शाह कहिए या जगत गुरु कहिए, इनकी तसनीफ़ का नाम जो है नूरस है, जो कि 1597 ईस्वी में लिखी गई है। इसमें 17 रागों के तहत, राग जिसको बोलते हैं, ठीक है? 17 रागों के तहत 17 रागों के तहत 59 गीत, 17 रागों के तहत 59 गीत और 17 दोहरे, कितने? 17 दोहरे लिखे गए हैं। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, जगत गुरु या कहिए इब्राहिम आदिल शाह सानी, इनकी तसनीफ का जो नाम है नूरस है, जो कि कब लिखी गई है? 1597 में। इसमें 17 रागों के तहत 59 गीत और 17 दोहरे लिखे गए हैं। हर गीत से पहले हर गीत से पहले राग का नाम दिया गया है। हर गीत से पहले किसका नाम दिया गया है? तो राग का नाम दिया गया है। जगत गुरु की तसनीफ नूरस, जो कि 1597 ईस्वी में लिखी गई है, इसमें 17 रागों के तहत 59 गीत और 17 दोहरे लिखे गए हैं। हर गीत से पहले राग का नाम दिया गया है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन है? अगर किसी को कोई कहीं पे लिखना बाकी है तो बताइए, मैं रिपीट करती हूँ। इसमें ये वाला जो है सल्तनत, आदिल शाही सल्तनत जो है, आदिल शाही दौर जो है थोड़ा सा टफ है, याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है, बार बार इसको रिपीट करेंगे तो, इसलिए मैंने बोला इसको 2 दिन नहीं, 1 दिन नहीं 2 दिन पढ़ाएंगे। 1 दिन अगर पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। कल में जो आज हम पढ़ेंगे, कल मैं इसको रिवाइज करूंगी पहले, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसका दूसरा पोर्शन, ठीक है? ताकि आपको भी याद रह जाए। अभी आपको लगता होगा कि याद नहीं रहेगा, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, इसको बार बार हम रिवाइज करेंगे, आप सभी को याद हो जाएगा, डोंट वरी। इसके बाद बुरहानुद्दीन जानम आते हैं। अभी हमने क्या देखा? यूसुफ आदिल शाह का दौर देखा, इस्माइल आदिल शाह का दौर देखा, या इब्राहिम आदिल शाह जिनको जगत गुरु के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा हमने देखा अली आदिल शाह अव्वल, इब्राहिम आदिल शाह अव्वल, इनको हमने देखा। अब हम देखेंगे बुरहानुद्दीन जानम। बुरहानुद्दीन जानम जो है ये मीरा जी की साहबजादे और खलीफा थे। बुरहानुद्दीन जानम जो है ये क्या है? मीरा जी के साहबजादे और खलीफा थे। मीरा जी जो है किनके वालिद थे? मीरा जी किनके वालिद थे? शाबाश, ये आपको पता होना चाहिए। मीरा जी किनके वालिद थे? हाँ, बुरहानुद्दीन जानम के वालिद थे मीरा जी। लिख लीजिए, बुरहानुद्दीन जानम जो है ये मीरा जी के क्या थे? साहबजादे और खलीफा थे। उसके बाद लिख लीजिए, बुरहानुद्दीन जानम की वफात जो है इब्राहिम आदिल शाह सानी के दौर हुकूमत में हुई है। अगर हम देखेंगे बुरहानुद्दीन जानम जो है इनकी वफात कब हुई थी? तो इब्राहिम आदिल शाह सानी, जिनको हम जगत गुरु के नाम से जानते हैं, इनके दौर में जो है, इनकी दौर हुकूमत में इनकी वफात हुई थी, यानी कि बुरहानुद्दीन जानम की वफात हुई थी इब्राहिम आदिल शाह सानी के दौर हुकूमत में। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, लिख लीजिए, बुरहानुद्दीन जानम की वफात इब्राहिम आदिल शाह सानी के दौर हुकूमत में हुई थी। जहां पर भी आप इब्राहिम आदिल शाह सानी लिखेंगे, ब्रैकेट में आप लिखेंगे जगत गुरु, ताकि आपको याद रह जाए जगत गुरु जो है ये किसका नाम है। बुरहानुद्दीन जानम की वफात जो है इब्राहिम आदिल शाह सानी के दौर हुकूमत में हुई थी। इसके बाद लिख लीजिए, बुरहानुद्दीन जानम की जो है तसनीफात है जो है, इनको लिख लीजिए, कलिमतुल हकाइक, ये बुरहानुद्दीन जानम की तसनीफ है। कलिमतुल हकाइक, कलिमतुल हकाइक जो है बुरहानुद्दीन जानम की क्या है? तसनीफ का नाम है। रिसाला वजूदिया, ये भी लिख लीजिए, इन्हीं का है, इन्हीं की तसनीफ है रिसाला वजूदिया।
رسالہ وجودیہ جو ہے برہان الدین جانم کی تصنیف ہے. ایک تو رسالیہ وجودیہ کلمت الحقائق. اس کے بعد ان کی نظمیں لکھ لیجئے. جو برہان الدین جانم ہے ان کی نظمیں لکھ لیجئے. یہاں تک سبھی کو پہلے کلیئر ہے. اس کے بعد ہم ان کی نظمیں لکھتے ہیں. یہاں تک سبھی کو کلیئر ہے. برہان الدین جانم جو ہے میرا جی کے صاحبزادے تھے. اور ان کی وفات کب ہوئی تھی برہان الدین جانم کی؟ ابراہیم عادل شاہ ثانی کے دور حکومت میں جو ہے برہان الدین جانم کی وفات ہوئی تھی. اور ان کی تصنیفہ جو ہے رسالہ وجودیہ ہے، کلمت الحقائق ہے. ہاں، اس کے بعد ان کی نظمیں لکھ لیجئے. برہان الدین جانم کی نظمیں لکھ لیجئے. ارشاد نامہ. ارشاد نامہ جو ہے کس کی نظم ہے؟ تو برہان الدین جانم کی نظم ہے. اس کو کب لکھا گیا ہے؟ 1582 عیسوی میں. ارشاد نامہ 1582. ارشاد نامہ ایک نظم ہے جو 2500 اشعار پر مشتمل ہے. شاباش. ارشاد نامہ کیا ہے؟ نظم ہے. 1582 میں لکھی گئی ہے. یہ کتنے اشعار پر مشتمل ہے؟ تو 2500. 2500 اشعار پر کیا ہے؟ مشتمل ہے. یہاں تک سبھی کو کلیئر ہے؟ یہاں تک سبھی کو کلیئر ہے. پھر میں آگے بڑھتی ہوں. ارشاد نامہ جو ہے برہان الدین جانم کی نظم ہے جو کب لکھی گئی ہے؟ تو 1582 عیسوی میں لکھی گئی ہے. ارشاد نامہ جو نظم ہے 2500 اشعار پر مشتمل ہے. اس کے بعد لکھ لیجیے وصیت الہادی. بھی کیا ہے؟ یہ بھی کیا ہے؟ یا بشارت الذکر. بشارت الذکر. وصیت الہادی بشارت الذکر 60 اشعار پر مشتمل نظم ہے جو 5 ابواب میں تقسیم ہے. پہلے ہم نے لکھ لی ہے ارشاد نامہ جو کہ 1582 میں لکھی گئی ہے جو کہ 2500 اشعار پر مشتمل ہے. اس کے بعد ہم نے لکھ لیا وصیت الہادی. اور اس کے بعد ہم نے لکھا بشارت الذکر جو ہے 60 اشعار پر مشتمل ہے. کتنے اشعار پر؟ 60 اشعار پر مشتمل ہے جو 5 ابواب میں تقسیم ہے. بشارت الذکر جو ہے 60 اشعار پر مشتمل نظم ہے جو 5 ابواب میں تقسیم ہے. یہاں تک سبھی کو کلیئر ہے؟ اس کے بعد ان کی گیت کا نام لکھ لیجیے. ان کی گیت کا جو نام ہے سکہ سہلا. سکہ سہلا جو ہے ان کی گیت کا نام ہے. سکہ سہلا. یہ جو ہے کیا ہے؟ میرا جی کی گیت ہے. یہاں تک سبھی نے لکھ لیا. اس کے بعد لکھ لیجیے حجت البقا. حجت البقا یا حجت البقا پڑھیے. یہ جو ہے ان کی کیا ہے؟ نظم ہے جو کہ طویل نظم ہے میرا جی کی سوری برہان الدین جانم کی جو ہے طویل نظم ہے جو کہ 1600 سے زیادہ اشعار پر مشتمل ہے. 1600 سے زیادہ. ایک تو ہم نے لکھ لیا ان کی نظم ارشاد نامہ. اس کے بعد وصیت الہادی بشارت الذکر جو کہ 60 اشعار پر مشتمل نظم ہے جو 5 ابواب میں تقسیم کی گئی ہے. اس کے بعد جو ان کی گیت کا نام ہے سکہ سہلا ہے. اس کے بعد جو ان کی طویل نظم کا نام ہے حجت البقا یا حجت البقا جو کہ 1600 سے زیادہ اشعار پر مشتمل نظم ہے. طویل نظم ہے. جانم کی طویل نظم ہے. یہاں تک سبھی کو کلیئر ہے؟ آپ بتائیے یہاں تک پڑھیں گے یا اس کے آگے پڑھیں گے؟ یا اس کے آگے بھی پڑھیں گے؟ میرے خیال سے جو پچھلا ہم نے پڑھا ہے اس کو ریوائز کریں گے کیونکہ باقی سبھی کو بھی یاد رہے گا. اگر آگے ہم اس کو پڑھیں گے تو پیچھے والا جو ہم نے پڑھا ہے اس کو آپ بھول جائیں گے. کیا بتاتے ہیں آپ؟ سبھی لوگ جواب دیجیے. پڑھیں گے یا اس کو ریوائز کریں گے جو ہم نے پڑھا ہے ابھی؟ ہاں صوفیہ نے بتایا یہیں تو پڑھیں گے. سندھیا جی آپ بتائیے. صوفیہ. اس کے علاوہ کون ہے؟
हाँ, रिपीट करेंगे ताकि आपको याद रह जाएगा। कल मैंने बोला है ना इसको और आगे पढ़ेंगे। कल ये कंप्लीट हो जाएगा ये वाली सल्तनत भी। हमें सिलेबस कंप्लीट से करने से कोई गरज नहीं है, आपको समझ आ जाना चाहिए बस। फिर एक टॉपिक को हमें 2 दिन लगे या 3 दिन लगे वो अलग बात है। आपको समझ आ जाना चाहिए, ठीक है? हाँ, हम आदिल शाही सल्तनत जो हमने पढ़ा है आज, इसका जो आधा हमने पढ़ा है इसको हम रिवाइज करते हैं। तो चलिए, मुझे बताइए आदिल शाही सल्तनत जो है इसका कयाम कब अमल में आया था या इसकी बुनियाद कब रखी गई थी? ताकि सभी को रिपीट भी हो जाए, आपको याद भी रह जाए। शाबाश, शाबाश। आदिल शाही सल्तनत जो है, आदिल शाही सल्तनत की बुनियाद कब रखी गई थी, कहाँ पर रखी गई थी और किसने रखी थी? हाँ, 1490 ईस्वी में रखी गई थी बीजापुर में। किसने इसकी बुनियाद रखी थी आदिल शाही सल्तनत की? शाबाश, शाबाश। 1490 ईस्वी में इसकी बुनियाद रखी गई थी बीजापुर में। और किसके हाथों इसकी बुनियाद रखी गई थी, ये बताइए? यूसुफ आदिल शाह। पूरा नाम बताइए ताकि आपको याद रह जाए, बाकी सभी को भी याद रह जाएगा। यूसुफ आदिल शाह जो थे, इन्होंने ही आदिल शाही सल्तनत की बुनियाद रखी थी बीजापुर में 1490 ईस्वी में। हाँ, जो कि सलातीन उस्मानिया का शहजादा था, यूसुफ आदिल शाह। यहाँ तक सभी को क्लियर है? ये किनका शहजादा था, किसका शहजादा था? तो सलातीन उस्मानिया का शहजादा था यूसुफ आदिल शाह। इन्होंने ही इस सल्तनत की बुनियाद रखी थी 1490 ईस्वी में बीजापुर में। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? हाँ, फिर आगे बढ़ते हैं। ये शहजादा यूसुफ का खिताब जो है मलिकुल शरक और आदिल खान था। यूसुफ यानी कि यूसुफ आदिल शाह जो है, इनका खिताब क्या था? मलिकुल शरक और आदिल खान था इनका खिताब। और इसके बाद हमने क्या पढ़ा? आदिल शाही सल्तनत जो है तकरीबन 200 बरस तक कायम रही। और इस दरमियान जो है कितने बादशाहों ने हुकूमत की? शाबाश, 9। और बहमनी सल्तनत के अंदर कितने बादशाहों ने हुकूमत की थी, ये बताइए? 18। शाबाश। इसके बाद हमने पढ़ा था आदिल शाही हुकूमत का खात्मा कब हुआ था और किसके हाथों हुआ था? आदिल शाही हुकूमत का खात्मा किसके हाथों हुआ था और कब हुआ था? जल्दी से, शाबाश। 1668 ईस्वी में औरंगजेब के हाथों हुआ था इसका खात्मा, यानी कि आदिल शाही हुकूमत का खात्मा। शाबाश। यूसुफ आदिल शाह जो थे, 1490 से लेकर 1518 ईस्वी तक जो है, ये बचपन से शेरो शायरी को इनको शौक था। ये जो है खुद फारसी में शेर कहता था, यानी कि यूसुफ आदिल शाह जो है इनको शेरो शायरी में बचपन से ही शौक था। और खुद जो है फारसी में शेर कहता था। और ये जो है यूसुफ आदिल शाह का बेटा और आदिल जो है 1518 से लेकर 1518 से लेकर 1534 तक शाही सल्तनत का दूसरा फरमारवा इस्माइल आदिल शाह था, जो फारसी में अच्छे शेर कहता था और क्या तखल्लुस करता था? वफाई। क्या तखल्लुस करता था? वफाई तखल्लुस करता था। कौन? इस्माइल आदिल शाह। यहाँ तक क्लियर है? हाँ, वफाई। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? आदिल शाही सल्तनत का जो छठा बादशाह था उसका क्या नाम था? इब्राहिम आदिल शाह जो थे, आदिल शाही सल्तनत के छठा जो ये बादशाह था इब्राहिम आदिल शाह, जिनको जगत गुरु के नाम से भी जाना जाता था। इनको जगत गुरु के नाम से क्यों जाना जाता था, ये मशहूर क्यों थे इस नाम से? शाबाश। आदिल शाही जो है, इब्राहिम आदिल शाह सानी जो है, जगत गुरु के नाम से क्यों मशहूर थे? मौसीकी में महारत रखते थे, इसी वजह इनको ये जो है जगत गुरु के नाम से मशहूर हुए थे। और अगर हम देखेंगे जगत गुरु का दौरे हुकूमत इल्म व अदब और मौसीकी की तरक्की के लिए खास अहमियत रखता है। इसीलिए इनको मौसीकी में महारत हासिल थी। इसी वजह से जो है जगत गुरु के नाम से मशहूर हुआ था इब्राहिम आदिल शाह सानी। यहाँ तक सभी को क्लियर है? शाबाश, सब लोग बताएंगे। हाँ, इसके बाद हमने पढ़ा था इब्राहिम आदिल शाह अव्वल। अव्वल है यहाँ पे, ठीक है? 1538 से लेकर 1557 ईस्वी तक आदिल शाही सल्तनत का तीसरा फरमारवां है।
اس کے بعد بہمنی دور حکومت میں شاہی دفتر ہندوی زبان میں کر دیے گئے تھے. کس میں؟ بہمنی دور حکومت میں شاہی دفتر جو ہے کس زبان میں کر دیے گئے تھے؟ تو ہندوی زبان میں کر دیے گئے تھے. اس کے بعد عادل شاہ جو کہ یوسف عادل شاہ نے اپنے زمانے میں ہندوی کو ہٹا کر فارسی میں شاعری کیا کی تھی؟ فارسی میں شاہی دفتر دیا تھا. کس نے؟ یوسف عادل شاہ نے اپنے زمانے میں. اس کے بعد جو ابراہیم عادل شاہ اول ہے، انہوں نے اپنے زمانے میں پھر سے شاہی دفتروں کو اردو میں کر دیا تھا. اور اس کے بعد علی عادل شاہ اول جو ہے 1557 سے لے کر 1580 عیسوی تک انہوں نے اپنے زمانے میں فارسی کو پھر سے دفتری زبان بنا دیا تھا. کس نے؟ علی عادل شاہ اول نے. اس کے بعد ابراہیم عادل شاہ ثانی جو جگت گرو کے نام سے مشہور تھے، انہوں نے اپنے زمانے میں اردو کو دوبارہ رائج کیا تھا. اور اس کے بعد عادل شاہی حکومت کے زوال تک اردو زبان جو ہے حکومت کی، اگر ہم دیکھیں گے اردو زبان ہی حکومت کے دفتروں کی زبان رہی تھی. اس کے بعد کیا پڑا تھا؟ ابراہیم عادل شاہ جو ہے ابراہیم عادل شاہ ثانی مغلیہ شہنشاہ اکبر اور گولکنڈہ کے قطب شاہی فرما رواں محمد قلی قطب شاہ کا ہم عصر تھا. ابراہیم عادل شاہ ثانی کا ہم عصر کون تھا؟ محمد قلی قطب شاہ. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جگت گرو جو کہ ابراہیم عادل شاہ ثانی ان کو جگت گرو کے نام سے جانتے تھے، ان کی تصنیف کا نام ہے نورس، جس کو کب لکھا گیا ہے؟ شاباش. جگت گرو یا ابراہیم عادل شاہ ثانی یا جگت گرو کے نام سے ان کو جانا جاتا ہے. ان کی تصنیف کا کیا نام ہے؟ نورس ہے، جو کہ 1597 عیسوی میں لکھی گئی ہے، جس میں 17 راگوں کے تحت 59 گیت اور 17 دوہرے لکھے گئے ہیں. ہر گیت سے پہلے راگ کا نام دیا گیا ہے. اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا؟ برہان الدین جانم جو ہے جو کہ میرا جی کے صاحبزادے تھے، اور ان کی وفات جو ہے کس دور حکومت میں ہوئی تھی؟ تو ابراہیم عادل شاہ ثانی کے دور میں جو ہے دور حکومت میں برہان الدین جانم کی وفات ہوئی تھی. اس کے بعد ہم نے ان کی تصنیفات دیکھی ہیں. رسالہ وجود یا کلمت الحقائق، یہ جو ہے جانم کی تصنیفات ہے، برہان الدین جانم. اس کے بعد ان کی جو نظمیں ہیں، ارشاد نامہ جو 1582 میں لکھی گئی ہے، یہ جو ہے ایک نظم ہے جو کہ 2500 اشعار پر مشتمل ہے. اس کے بعد وسعت الحادی ہے، بشارت الذکر ہے جو کہ 60 اشعار پر مشتمل نظم ہے، جو 5 ابواب میں تقسیم کی گئی ہے. اس کے بعد جو ان کی گیت کا نام ہے سکہ سہلا ہے. اس کے علاوہ ہم نے کیا پڑھا؟ ان کی جو طویل نظم کا نام ہے کیا ہے؟ حجت البقا، جو کہ 1600 اشعار پر مشتمل نظم ہے. یہ سب سے طویل نظم ہے برہان الدین جانم کی، جو کہ 1600 سے زیادہ اشعار پر مشتمل. یہاں تک سبھی کو کلیئر ہے؟ اب تھوڑا سا سمجھ میں آیا؟ پہلے سے تھوڑا سا سمجھ میں آیا اب؟ ہاں. اب ہم کام کریں گے، کل اس کو پہلے پھر سے ریوائز کریں گے، آپ سے کوشچن پوچھیں گے اس کے حوالے سے، تاکہ آپ کو اچھے سے کلیئر ہو جائے. پھر آگے بڑھیں گے، آگے اس کو کنٹینیو کریں گے. کل کی کلاس میں ہم اس کو کور کر لیں گے. اس کے بعد جو ہے سیٹرڈے کے دن ہم کام کریں گے، جو کہ تیسرا عہد ہے، جو کہ تیسری سلطنت ہے، قطب شاہی سلطنت، اس کو ہم پڑھیں گے سیٹرڈے کے دن. ٹھیک ہے. آپ بتائیے، کسی کو اگر کوئی کنفیوژن ہے تو بتائیے. بار بار پڑھنے سے جو ہے سخت چیزیں بھی آسان لگتی ہیں. پھر کل ہم پہلے 15 منٹ اسی کو ریوائز کریں گے. آپ پڑھ کے آئیں گے، اس کو ریوائز کریں گے، کوشچن پوچھیں گے ہم آپ سے، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے، اس کو کنٹینیو کریں گے. اس کو ہم اس دور کو، اس سلطنت کو کل ہم کمپلیٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے. ہاں، اس لیے میں بولتی ہوں نا، کم پڑھیں گے لیکن اچھے سے پڑھیں گے. اگر میں سارا آپ کو ایک ہی دن ہی سلطنت پڑھاتی، آپ کو سمجھ میں نہیں آتا. ہی ہمارا کام پڑھانا تو ہے، لیکن سلیبس کمپلیٹ کرانا ہمارا کام نہیں ہے. ہاں، وہ بھی ہمارا کام ہے، لیکن آپ کو سمجھ میں بھی آنا چاہیے. ہم سلیبس کور کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ کو کچھ آئے گا نہیں، وہ کسی کام کا نہیں ہے. جتنا پڑھیں گے اچھے سے پڑھیں گے، آپ کو یاد ہونا چاہیے. یہی پہ میں آپ کو چیزیں یاد کرواؤں گی. ٹھیک ہے. آپ ٹینشن مت لیجیے، بس خود کی محنت بھی کیجیے. کل میں آپ کو کوشچن پوچھوں گی، یہاں سے اچھے سے آپ پڑھ کے آئیں گے. بہمنی سلطنت کے حوالے سے بھی کوشچنس کریں گے، اور عادل شاہی سلطنت کے حوالے سے کوشچنس کریں گے، جتنا ہمیں آج پڑھا ہے یہاں تک. کسی کو اس کے علاوہ کوئی کنفیوژن اگر ہے یا کچھ بھی کہنا ہے تو بتائیے، اس کے بعد ہم کلاس کو رکھتے ہیں. شاباش. ابھی 5 منٹ ہے کلاس میں، ابھی 5 منٹ باقی ہے. کسی کو اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو بتائیے.
ज़ेबा, आप बताइए आपने क्लास क्यों लीव किया था? बीच में आपने क्लास क्यों छोड़ा था? बताइए। मैं बार-बार क्लास को चेक करती हूँ, क्लास में कौन-कौन है। क्लास आपने छोड़ दी थी क्यों? चलिए ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, इसको रिकॉर्डेड देख लीजिएगा फिर बाद में। कल हम इसके हवाले से क्वेश्चन्स करेंगे जितना हमने आज पढ़ा है, उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आगे हमें इसको थोड़ा-सा और पढ़ना है, जो कि आदिल शाही सल्तनत है, आज हमने इसको आधा पढ़ा है। इसके हवाले से आप पढ़ेंगे जो रिकॉर्डेड क्लास आप इसका देख लेंगे, कल इसको कल के हवाले से क्वेश्चन्स करेंगे, ठीक है? हाँ, बाकी सब बताइए, किसी को कोई कन्फ्यूजन मत है? ये यूनिट थोड़ा-सा टफ है, थोड़ा-सा टफ लगता है, बार-बार आप इसको रिवाइज़ करेंगे तो आपको आसान लगेगा। उसके बाद जो हमारा यूनिट 2 है उर्दू गज़ल, आसान है, लेंथी है लेकिन आसान है, आपको वो चीज़ें याद रह जाएँगी। आपको फिलहाल जो है पहला यूनिट अच्छे से पढ़ना है, इसको रिवाइज़ करना है, इसको टेस्ट देने के बाद हम दूसरा यूनिट स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आप उसको भी रिवाइज़ करेंगे जो हम पढ़ेंगे, और पीछे जो होगा, जो हमने पढ़ा होगा, यूनिट फर्स्ट हो या सेकंड हो फिर तीसरा हो, इनको भी आप रिवाइज़ करेंगे। ऐसा नहीं कि हम पीछे पढ़ेंगे और बस आप भूल जाएँगे फिर। उसको भी बार-बार रिवाइज़ करना है। अभी 3 मिनट क्लास में बाकी है। किसी को अगर कोई कुछ बताना है या कहीं पे किसी को छूट गया है तो बताइए, लिखवाऊँगी मैं फिर से, कोई मसला नहीं है। जो भी अगर किसी को कोई क्वेरी है किसी क्लास के रिगार्डिंग या कुछ भी हो, बताइए। हाँ, मैम शहादतुल तहकीक, हाँ, इसके बारे में पढ़ना है। तो ये जो है अगर हम बात करेंगे शहादतुल तहकीक जो है ये तवील नज़्म है किसकी? शाबाश! ये तवील नज़्म है, किसकी तवील नज़्म है ये? मीरा जी शमशुल शाह की ये तवील नज़्म है, शहादतुल तहकीक। क्या है? तवील नज़्म है, जो कि कितने अशार पर मुश्तमिल है? शाबाश! जो कितने अशार पर मुश्तमिल है? तो 563 अशार पर ये मुश्तमिल नज़्म है, तवील नज़्म है मीरा जी की, शहादतुल तहकीक। और कुछ? इसके अलावा और कुछ? शाबाश! शहादतुल तहकीक जो है, मीरा जी शमशुल शाह की एक तवील नज़्म है, जो 1563 अशार पर मुश्तमिल नज़्म है। इसके अलावा बच्चे कुछ और पूछना है? शाबाश! शाबाश ज़ेबा बख्तियार, बताइए। यहाँ से भी क्वेश्चन बना है, शहादतुल तहकीक के हवाले से भी क्वेश्चन बना है एग्ज़ाम में, नूरस के हवाले से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बना है, नौसरहार के हवाले से, वाहिद बारी, और इसके अलावा हमने कल क्या पढ़ा था? खालिक बारी के मुसन्निफ़ का मुझे नाम बताइए सभी लोग जल्दी से। खालिक बारी के मुसन्निफ़ का मुझे नाम बताइए। यहाँ से भी क्वेश्चन बना है, और जगत गुरु के नाम से क्वेश्चन बना है। आप देख सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है। खालिक बारी के मुसन्निफ़ का नाम बताइए सब लोग एक साथ। अमीर खुसरो, और किसने जवाब नहीं दिया? अरीबा जवाब दीजिए, सोफिया आप भी जवाब दीजिए। अमीर खुसरो की तसनीफ है खालिक बारी, और वाहिद बारी के मुसन्निफीन कौन है? तो अशरफ बयाबानी है। ठीक है, इसको आप रिवाइज करेंगे, जो हमने कल पढ़ा और आज जो हमने पढ़ा है इसको आप रिवाइज करेंगे, कल हम इसके हवाले से क्वेश्चन करेंगे और आगे बढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलिए हम क्लास को रखें फिर। हाँ, तो चलिए, अपना ख्याल रखिएगा, कल की क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।